राजशेखर गांव के एक दबंग व्यक्ति थे। अच्छी खासी जमीन जायदाद थी राजशेखर के गांव में। उनके परिवार में उनके अलावा दो और छोटे भाई थे। बहुत ही अमीर परिवारों में गिना जाता था राजशेखर का परिवार। राजशेखर और उनके दोनों भाइयों में जमीन जायदाद का आपस में बंटवारा हो चुका था। राजशेखर को बस इस बात का दुख था कि उनकी दो पुत्रियां थीं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई थी और उनके भाइयों के दो दो पुत्र थे। इस बात का राजशेखर को जीवन भर पछतावा था कि उनके पास कोई पुत्र नहीं है जो उनके बाद उनकी जमीन जायदाद का वारिस बनेगा। राजशेखर थोड़े पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। उनका मानना था जमीन जायदाद में बेटों का ही हक होना चाहिए, ना कि घर की बेटियों को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। अब राजशेखर के खुद के बेटे तो थे नहीं, तो उनके हिसाब से उनके हिस्से की जमीन जायदाद उनके भाइयों के बेटों को मिलनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि राजशेखर अपनी बेटियों को कम प्यार करते थे, पर उनका सोचना था कि बेटियां तो अब पराए घर की होती हैं, बेटे ही अपने होते हैं और जरूरत पड़ने पर बेटे ही काम आते हैं। बेटियां तो वहां आकर रहेंगी नहीं, इसलिए बेटियों का ब्याह करने के बाद जो संपत्ति है वह बेटों की होनी चाहिए। उनका यह कहना था कि वह अपनी बेटियों की शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे और बहुत ही अच्छी शादी करेंगे उनकी, और उन्हें उनका हक देकर विदा करेंगे। लेकिन उसके बाद उनकी जो भी संपत्ति और जमीन जायदाद होगी वह उनके भाइयों के बेटों की होगी, क्योंकि वही उनका ख्याल रखेंगे। उनके भाइयों के लिए तो यह बहुत खुशी की बात थी कि अपने भाई की संपत्ति भी उनके बेटों को मिल जाएगी। लेकिन राजशेखर की पत्नी को इस बात से ऐतराज था। उनका कहना था कि जब हमारी औलाद है, भले ही वह बेटी है, तो हम अपनी संपत्ति दूसरे के बच्चों के नाम पर क्यों करें। लेकिन राजशेखर क्योंकि बहुत ही दबंग स्वभाव के व्यक्ति थे, तो वह किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं करते थे, बस फैसला सुनाते थे। और उन्होंने यही फैसला सुनाया था, और समय रहते उन्होंने अपने दोनों बेटियों की शादी भी बहुत ही धूमधाम से बहुत ही बड़े खानदानों में कर दी थी। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में बहुत खुश थीं। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। राजशेखर का कहना था कि देखो, वह अपना घर खानदान संभालेंगी, पर यह हमारी खानदानी जमीन है और यह हमारे घर में ही रहनी चाहिए, दूसरे के घर नहीं जानी चाहिए। राजशेखर की पत्नी का कहना था कि हमारी बेटियां हमारा खून है और हमारी संपत्ति उन्हें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई बेटा नहीं है और कौन सा खानदानी जमीन हम अपने साथ लेकर जाएंगे। आखिर आज नहीं तो कल आपके भाई के बच्चे भी इसे बेचेंगे ही, कितने दिनों तक इसे संजो कर रखेंगे। तो फिर आप सोचिए कि आपकी बेटियों का हक जिस पैसे पर होना चाहिए, वह पैसा आपके भाइयों के बेटे आपकी जमीन बेच कर लेंगे, तो क्या आपकी बेटियों का हक खत्म नहीं कर रहे हो, जो कि आपका खून है, जिनका कि आपकी संपत्ति पर पूरा अधिकार है। पर राजशेखर का कहना था कि बेटियां पराया घर की होती हैं और वह कभी भी मायके में बेटा बनकर माता पिता का ख्याल नहीं रख सकती। हमारा ख्याल हमारे भाई के बेटे ही रखेंगे, तो तुम फालतू की बहस मत करो। मैंने मेरी बेटियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, वह बहुत खुश हैं। राजशेखर की पत्नी ने अब कोई बहस करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि राजशेखर का फैसला तो आखिरी फैसला होता था। और सच में उनकी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में राज कर रही थी। इस बात की उन्हें बहुत संतुष्टि थी कि राजशेखर ने अपनी बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे घर में की है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटियां छुट्टियों में माँ पिता के पास आकर कुछ दिनों के लिए रहती थीं। बच्चे भी नाना नानी के पास आकर बहुत खुश होते थे। दामाद भी दोनों बहुत अच्छे थे। साल के 10-15 दिन बेटी दामाद और उनके बच्चे राजशेखर के घर में बिताते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और राजशेखर की उम्र भी अब ढलने लगी थी। एक दिन राजशेखर फिसल कर गिर गए और उनके रीढ़ की हड्डी और कमर में बहुत चोट आई, जिसका एक ऑपरेशन करवाने के लिए तुरंत डॉक्टर ने बोला। राजशेखर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। राजशेखर की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में थीं, जो कि दूसरे शहरों में था। उन्हें आने में कम से कम एक दिन का समय तो लगता। राजशेखर के भाई के बच्चों ने डॉक्टर को घर पर बुलाकर दिखा दिया था और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने के लिए बोला था। राजशेखर के दोनों भाई और उनके बेटे थोड़ी देर वहां रहकर अपने अपने घर चले गए और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि चलो भैया तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, इतनी तकलीफ है। राजशेखर की पत्नी ने अपने देवर से बोला भी कि भैया को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, और वह लोग टाल मटोल करके वहां से निकल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि राजशेखर की बेटियां तो आ ही जाएंगी।
अगले दिन दोनों बेटियां राजशेखर के पास पहुंच चुकी थी। साथ में दामाद भी थे। बच्चों को वह अपने दादा दादी के पास छोड़कर आई थी, क्योंकि उन्हें पता था बच्चों के साथ यहाँ दिक्कत होगी। राजशेखर दर्द से तड़प रहे थे। उनकी हालत देखकर दोनों बेटियां घबरा गईं और बोली, आप लोग अभी तक यहीं हैं, अस्पताल नहीं गए? तो राजशेखर की पत्नी ने बोला, मैं अकेले इन्हें लेकर कैसे जाऊं, और तेरे चचेरे भाई और चाचा ने टालमटोल कर दिया है। हम लोग तुम लोग का ही इंतजार कर रहे थे। राजशेखर के बड़े दामाद ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया और घर बुलवाया। रास्ते में ही उन्होंने किस अस्पताल में भर्ती कराना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, यह सब पता कर लिया था। 1 घंटे में एम्बुलेंस आ गई। दोनों दामाद राजशेखर के साथ एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। अस्पताल पहुंचने पर तुरंत ही राजशेखर को डॉक्टर चेकअप के लिए ले गए और बताया काफी देर हो चुकी है, तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कमर में काफी ज्यादा चोट आ चुकी है। तब तक पीछे से दोनों बेटियां और माँ भी अस्पताल आ चुकी थी। तुरंत ही दोनों दामाद ने बोला, आपको जो सही लगे डॉक्टर साहब कीजिए, बस पापा जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आप सारे फॉर्म्स भर दीजिए और काउंटर पर 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। दोनों बेटियों ने जल्दी जल्दी ऑपरेशन के लिए जरूरी कागजों को भरना शुरू कर दिया। राजशेखर की पत्नी ने 5 लाख की बात सुनी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह तो सिर्फ 50,000 लेकर आई थी। बाकी रुपए तो बैंक में थे, जो कि वह निकालना भी नहीं जानती थी। राजशेखर की पत्नी ने घबराकर अपने देवर को फोन किया और बोला, भैया के ऑपरेशन के लिए 5 लाख की जरूरत है, अभी तो बैंक से निकाल नहीं सकती, तो तुम लोगों को ही इंतजाम करना पड़ेगा। भैया के ठीक होते ही दे दूंगी, जल्दी से 5 लाख रुपए लेकर अस्पताल आ जाओ। लेकिन देवर ने टालमटोल करके कुछ बहाना बना दिया। दूसरा देवर तब तक अस्पताल आ चुका था फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, और उसने अपनी भाभी की बातें सुन ली थी। तो भाभी उससे कोई मदद मांगती, इसके पहले ही उसने अपना रोना शुरू कर दिया था और भाभी ने कुछ बोला ही नहीं। अब राजशेखर की पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसके आगे हाथ फैलाए। दामाद लोगों से कुछ भी बोलने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। पैसे होते हुए भी वह अपने पैसे निकाल नहीं सकती थी। वह अभी सोच ही रही थी कि दोनों बेटियां आ गईं और बोली, पापा का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है, पर पैसे तो अभी मैंने जमा करवाए ही नहीं। तो दोनों दामाद ने बोला, क्या मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ आपके दो दो बेटे खड़े हैं और आप पैसों की चिंता कर रही हैं। सारे पैसे जमा हो चुके हैं, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस पापा जी ठीक हो जाएं। राजशेखर की पत्नी ने अपनी बेटियों की तरफ देखा तो छोटी बेटे ने बोला, माँ, आधे पैसे जीजाजी ने जमा कर दिए और आधे पैसे आपके छोटे दामाद ने जमा करवा दिए। आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, आप पैसों की चिंता क्यों कर रही हैं? हम दोनों यहाँ हैं ना, आप कुछ मत सोचिए। कुछ घंटे बाद राजशेखर का सफल ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं और 1 महीने बाद वह काफ़ी ठीक हो जाएंगे। सबने थोड़ी चैन की सांस ली और 1 हफ्ते बाद राजशेखर के डिस्चार्ज का दिन आ गया। 1 हफ्ते से राजशेखर देख रहे थे कि उनके दोनों दामाद और बेटी किस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं और कितना दौड़ भाग कर रहे हैं, और उनकी पत्नी भी उन्हें बता चुकी थी कि ऑपरेशन का सारा खर्चा दोनों दामादों ने उठाया, न कि आपके भाई और उनके बेटों ने। आपके भाई और उनके बेटे तो बस अपनी औपचारिकता निभाने के लिए अस्पताल में हाजिरी देकर चले जाते थे। एक मदद भी नहीं की उन लोगों ने जरूरत पड़ने पर। और जो बेटियां आपको पराई लगती थी, वही बेटियां और उनके पति आज एक पैर पर खड़े होकर आपकी सेवा कर रहे हैं। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद डॉक्टर ने 2 लाख और जमा करने के लिए बोला, जिसे दोनों दामाद ने आधा आधा जमा करवा दिया और राजशेखर जी को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद राजशेखर जी को आज बहुत अच्छा लग रहा था। 1-2 दिन के बाद दोनों दामाद ने बोला, पापा जी, अब हमारा तो काम है, हमें जाना होगा, लेकिन आपकी दोनों बेटियां 1 महीने तक यही रहेंगी, जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। हम 1 महीने बाद आएंगे जब आप ठीक हो जाएंगे। अब हम चलते हैं। और दोनों दामाद चले गए। उनके जाने के बाद दोनों बेटियों ने राजशेखर जी का और उनकी पत्नी का, यानी कि अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। राजशेखर जी को आज गर्व हो रहा था कि उनकी बेटियां और दामाद उनके लिए कितना सोचते हैं। ऐसे बेटी और दामाद तो बहुत ही भाग्य से मिलते हैं। उन्हें चिंता भी हो रही थी कि बेटियों के ससुराल वाले कहीं इस बात को लेकर बवाल न मचाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि उनके दोनों समधी अक्सर फोन करके उनका हालचाल लेते थे और बोलते थे, आप कोई चिंता ना करें, जब तक आप ठीक नहीं होते आपकी बेटियां वही रहेंगी।
बेटियों के बच्चे भी अपने दादा दादी के पास थे और दादा दादी उनका पूरा ख्याल रख रहे थे, क्योंकि उनकी माँ की मजबूरी उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। राजशेखर जी के भाई के बच्चे, जिनके लिए उन्होंने आजीवन सोचा था, एक बार भी उनका हाल पूछने तक नहीं आते थे। अब राजशेखर जी काफी ठीक हो चुके थे। धीरे धीरे पूरा महीना बीत गया और दोनों दामाद अपनी अपनी पत्नियों को लेने आ चुके थे। क्योंकि अब राजशेखर जी लगभग ठीक थे, दोनों दामादों के आने पर राजशेखर जी ने उन्हें उनका पैसा लौटाना चाहा, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, क्या हमारी जगह आपके बेटे ने ऑपरेशन का पैसा दिया होता तो आप उस पैसे को लौटाते? हम भी तो आपके बेटे ही हैं, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। राजशेखर जी को आज बहुत गर्व हो रहा था अपने दामादों पर, और फिर वह अपनी पत्नियों को लेकर चले गए। राजशेखर जी ने इस पूरे समय में देखा कि किस तरह से उनकी दोनों बेटी और दोनों दामादों ने उनका और उनकी पत्नी का इतना ख्याल रखा, शरीर से भी और पैसों से भी। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। आज उन्हें समझ में आ गया था कि अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए। उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि बेटी हो या बेटा, अपनी औलाद ही अपनी होती है। दूसरों की औलादों के बारे में तुम कितना भी सोच लो, पर जरूरत पड़ने पर अपनी ही औलाद काम आने वाली है, दूसरे की औलाद नहीं। और यह समझ आने के बाद अब उन्होंने अपना फैसला बदलना भी जरूरी समझा। अब उन्होंने अपने गांव की सारी जमीन अपने दोनों बेटियों के नाम करने की सोची। यह बात जैसे ही उनके भाइयों को पता चली, वह उनके पास लड़ने के लिए आ गए और बोले, आप घर की संपत्ति बेटियों के नाम पर कैसे कर सकते हैं? तो राजशेखर ने बोला, यह मेरी संपत्ति है, मैं जिसे चाहूं दूं। मेरी संपत्ति की वारिस मेरी बेटियां ही बनेंगी, क्योंकि वह मेरा खून है। और जब आंखों के सामने तुम लोगों की असलियत आ ही चुकी है, तो अब सवाल ही नहीं उठता कि मैं मेरी जमीन तुम्हारे बेटों को दूं। मेरी जमीन मेरी बेटियों के नाम होगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजशेखर के भाई के बेटों ने थोड़ी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की, तो राजशेखर ने अपना दबंग अंदाज उन्हें दिखा दिया और बोला, यह मत सोचना कि शेर बूढ़ा हो गया है तो वह कमजोर हो गया है। मैं अभी भी वही राजशेखर हूँ जिससे सारा गांव डरता था, तो मेरे से भिड़ने की कोशिश भी मत करना। अब राजशेखर के भाइयों ने आखिरी दांव खेला और बोला, ठीक है, फिर अपना और अपनी बीवी का क्रियाक्रम भी अपनी बेटी और दामाद से करवा लेना। हमारे बेटों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो राजशेखर ने बोला, हाँ, तो मैं तुम्हारे बेटे की ओर देख भी नहीं रहा हूँ। क्या जिसके बेटे नहीं होते उनका क्रियाक्रम नहीं होता? मैं मेरी बेटी और उनके पतियों के ऊपर कोई बोझ नहीं डालूंगा अपने और अपनी पत्नी के क्रियाक्रम का। यदि उनकी इच्छा हो तो वह करें, नहीं इच्छा हो या उनके ससुराल वाले मना करें तो कोई जबरदस्ती नहीं। सरकार मेरा क्रियाक्रम कर देगी, लेकिन मेरी संपत्ति तो मेरी बेटियों को ही जाएगी, किसी गैर को नहीं। और आज यह बात बोलकर तो तुम लोगों ने मेरा फैसला और आसान कर दिया। आज पता चल गया कि तुम लोग कितने नीच हो और सिर्फ मेरी संपत्ति चाहते हो। वैसे यह तुम लोगों ने अस्पताल में भी साबित कर ही दिया था। थोड़ी बहुत जो गुंजाइश रह गई थी वह आज पूरी कर दी। जरूरत के समय मेरे बेटे दामाद ही हमारे साथ खड़े थे, ना कि तुम और तुम्हारे बेटे। तो मेरी संपत्ति भी मेरी बेटी दामाद को ही जाएगी, ना कि तुम्हें और तुम्हारे बेटों को। तुम्हें जो करना है कर लो, बस याद रखना कि मैं कौन हूँ और मुझसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, ना कोई जीत पाएगा। राजशेखर जी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि उन्होंने जमीन अपनी बेटियों के नाम की तो वह उसे लेने गांव नहीं आएगी, ना ही वह उसे अपने चचेरे भाइयों के रहते आसानी से बेच पाएंगी, और तब वह भी नहीं रहेंगे बेटियों के साथ उनका साथ देने के लिए। इसलिए उसका इंतजाम भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे अपने और अपनी पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में जमा करवा दिए और अपने अकाउंट को नामनी अपनी दोनों बेटियों को बना दिया, ताकि उनके बाद उनकी जितनी भी जमा पूंजी है वह उनकी बेटियों को आसानी से मिल जाए। साथ ही साथ उन्होंने अपने घर का नॉमिनी भी अपनी दोनों बेटियों को बना दिया, ताकि उनके बाद उनके घर भी आसानी से उनकी दोनों बेटियों के नाम हो जाए और उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, या फिर वह चाहे तो घर को बेचकर आसानी से अपने अपने ससुराल चली जाए। आज राजशेखर जी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि कौन अपना है और कौन पराया। बेटी हो या बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ने पर उनकी बेटी ही बेटा बनकर काम आई, और उनके भाई के बेटे, जिन्हें वह अपना समझते थे, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए आज राजशेखर जी ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी और अपनी बेटियों को उनका हक दे दिया। आज राजशेखर जी की पत्नी भी बहुत खुश थी कि चलो, मैं जो उन्हें समझाना चाहते थे वह तो नहीं समझा पाई, पर वक्त ने उन्हें वह बात समझा दिया।
अब वह चैन से रह सकती थी।